चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की ये वीडियो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के कॉन्टिन्यूएशन में ही है। जैसे हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल का रोल क्या है? इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। वो सनलाइट को ट्रैप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सनलाइट की भी नीड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सनलाइट है वो किस में हेल्प करती है? वो फूड प्रिपरेशन में, यानी कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। सिमिलरली जैसे कि हम क्या करते हैं, किचन में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, हमें एनर्जी चाहिए होती है, ऐसे ही प्लांट्स को भी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो वो सारे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है वो किस में आते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो कि फर्दर डिवाइडेड किस में है आपका? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन में, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में। हमने पैरासिटिक और इंसेक्टिवोरस तो ऑलरेडी रीड आउट कर लिया था, उसे एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोज़ में दे दी थी, उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन थी। एक बार आप ना ये क्लाउड बॉक्स जो है उसको देखिए। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइज, लीचेस दैट सक आर ब्लड आर पैरासाइट्स। इसमें ये पूछा गया है कि जो पहेली है वो ये पूछ रही है कि जो ये बैड बग्स वगैरह हैं, लीचेस वगैरह है, क्या ये सब भी पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं? तो अगर आप एक बार रिकॉल करें पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर रहे हैं, अपने होस्ट प्लांट से क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय सकिंग रेडीमेड फूड फ्रॉम लिविंग ग्रीन प्लांट्स। वो सब क्या थे? आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ रहे थे, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट कह रहे थे। किन ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट कह रहे थे? जो न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रहे थे अपने होस्ट बॉडी से। ठीक है, और होस्ट कौन था? होस्ट वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी बॉडी से पैरासाइट क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिराइव करते हैं। यहाँ पे जो है बेनिफिशियल रिलेशनशिप नहीं होता, म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं होता। इसमें सिर्फ जो बेनिफिट पहुँचता है वो पैरासाइट को पहुँचता है, और जो होस्ट होता है ऑब्वियसली उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक अदर प्लांट ले रहा है या एक अदर ऑर्गेनिज्म ले रहा है, तो उसको क्या पहुँचेगा? हार्म पहुँचेगा। तो ये क्या होती है? हार्म और बेनिफिट वाली एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रेज किया गया है कि बैड बग्स हो गए, लाइस हो गई, लीचेस हो गई, ये सब क्या करती हैं? ये जो है ब्लड को सक करती हैं। तो क्या ये पैरासिटिक मोड में आएंगी? क्या इन्हें पैरासाइट्स बोलेंगे? ऑब्वियसली, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी से ब्लड को सक कर रहे हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स तो हमारे ब्लड से डिराइव कर रहे हैं। हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना। अगर कोई हमारी बॉडी से हमारा ब्लड सक कर रहा है तो उससे हमें थोड़ी कोई बेनिफिट पहुंचेगा। बेनिफिट किससे पहुंचेगा? उस ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये सब किसके अंडर आएंगे? ये सब आएंगे आपके पैरासाइट्स के अंडर। ठीक है, इसके साथ साथ हमने लास्ट वीडियो में इंसेक्टिवोरस के बारे में भी पढ़ा था। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन थे? ये बात ध्यान रखिएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपके नॉन क्लोरोफिल वाले नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। दे डू फोटोसिंथेसिस। वो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं, बट ऑल्सो दे ईट इंसेक्ट्स। ये दे आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स टू। वो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी हैं। क्यों हैं? देखिए, जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ना, वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जो कि क्या है? नाइट्रोजन डेफिशिएंट है। कैसी सॉइल है? नाइट्रोजन डेफिशिएंट। तो अपनी जो है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वो क्या करते हैं? इंसेक्ट ईट करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कंसीडर्ड एज इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। और इसी वजह से इन्हें पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक बोला जा रहा है। पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं आ रहे। इनमें क्लोरोफिल है ऑलरेडी, दे आर ऑल्सो डूइंग द फोटोसिंथेसिस, बट द पॉइंट इज दैट दे आर ग्रोइंग इन द नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। वो कैसी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं? ऐसी सॉइल जो कि क्या है? नाइट्रोजन डेफिशिएंट है। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था लास्ट वीडियोज़ में कि जो सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड,
उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसाइज कैसे होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं दे आर नॉट ओनली सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, दे ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स। वो प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करते हैं। तब हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी ना नाइट्रोजन की। तो इसी तरह जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं उनको अपनी वो किस में ग्रो कर रहे हैं, वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो कर रहे हैं। तो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए व्हाट दे डू, दे ईट इंसेक्ट्स। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। दैट्स वाई दे आर कंसीडर्ड एज इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स और ऑल्सो दे आर नोन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर ही लिए थे। वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया आपका, पिचर प्लांट हो गया। पिचर प्लांट को तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था लास्ट क्लास में। अब आज हम देखेंगे सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, वो होते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स हु डिराइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अपना न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव करते हैं। सो दोज ऑर्गेनिजम्स हु डिराइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दे आर नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स। उन्हें क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉफ। एंड द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर शोइंग, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं वो क्या है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। अब पॉइंट इज दैट हाउ दे डिराइव द न्यूट्रिएंट्स। वो अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले तो दे आर ट्रूली नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये आपके ट्रूली नॉन ग्रीन है। जैसे हमने इंसेक्टिवोरस के बारे में पढ़ा था, वो तो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक थे। पर जो आपके सेप्रोट्रॉफ्स है ना, दे आर ट्रूली नॉन ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स वाई दे एक्वायर और दे एब्जॉर्ब ऑल देयर न्यूट्रिएंट्स और दे टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वहाँ से ही अपना अपने न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करते हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कैसे करते हैं, देखिए इनकी बॉडी से ना, जो ये आपके सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, ठीक है। जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं उनकी बॉडी से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। वो उनका रोल क्या है, वो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हेल्प करते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनको डिज़ोल्व करके सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो सेप्रोट्रॉफ्स है ना, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। वो क्या सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है ना, वो क्या हो जाता है, डिज़ोल्व होके गेट कन्वर्टेड इनटू द सॉल्यूबल फॉर्म। वंस it gets converted into the soluble form, it will easily get absorbed by the seprotrophs, ठीक है। तब easily क्या हो जाएगा, सेप्रोट्रॉफ उसे absorb कर लेंगे, ठीक है। तो that is their way of absorbing the nutrients from the dead and decaying organic matter, ठीक है। ये आप यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं, the mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter is known as or is called saprotrophic nutrition, and such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs, ठीक है। अब सेप्रोट्रॉफ्स की और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो शो कर रहे हैं उस कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है, आपकी फंगी, ठीक है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the menace of fungi in your house. देखिए इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जो फंगी हो गई, फंगी ब्रेड मोल्ड्स लाइक है ना, फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स हो गए, आपके मशरूम्स हो गए, ये सब क्या हैं, आपके सेप्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बोला गया कि आपने कई बार नोटिस किया होगा जब रेनी सीज़न होता है ना, उसमें आपने देखा होगा पिकल्स में, मतलब जो अचार है उसमें कई बार ना फंगी ग्रो हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि फंगी ग्रो हो जाती है जब भी रेनी सीज़न होता है। देखिए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, ठीक है। उनमें से एक कैटेगरी फंगी भी है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ना, इनको जब भी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ठीक है, ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो फंगी है वो हमेशा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर हो गया
ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या करती है, जल्दी ग्रो करने लगती है। तो रेनी सीज़न है आपका जो, वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है ना, मॉइस्चर आपके जो है एयर में हमेशा प्रेजेंट रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है। तो जब ऐसी कंडीशंस होती है ना, तो जो फंगी के स्पोर्स हैं वो तो हमेशा ही इन्वायरमेंट में हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमेशा हमारी इन्वायरमेंट में। तो ऑब्वियसली फंगी क्या है, वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसके जो स्पोर्स भी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो वेन एवर दे गेट फेवरेबल कंडीशंस, तो जब भी उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो रेनी सीज़न होता है उसमें क्या होता है कि जो आपकी ये पिकल्स वगैरह हो गया, लेदर क्लोथ्स हो गए, और भी बहुत से आर्टिकल्स स्पॉइल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको आगे दिया भी है, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करके ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक। अब हमारा जो लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज़ योर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। कौन सा है वो हमारा, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देखो सिम्बायोटिक मतलब होता है म्यूचुअलिज्म, ठीक है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक को बेनिफिट है एक को हार्म है, नहीं। सिम्बायोसिस में बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड, दोनों ही ऑर्गेनिज्म को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। ठीक है, देखिए इस पैराग्राफ में आप देखिए, सम ऑर्गेनिज्म live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो क्या है, एक यूनिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। क्या यूनिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है इनके बीच में, कि दे बोथ आर शेयरिंग देयर न्यूट्रिएंट्स, दे बोथ आर शेयरिंग देयर शेल्टर। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन विच टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, दे शेयर देयर शेल्टर, न्यूट्रिएंट्स, सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और यू कैन ऑल्सो से दैट म्यूचुअलिज्म, उसको हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। उसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका लाइकन्स। ठीक है, उसका एक आपका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, लाइकन्स है। इसमें क्या होता है, लाइकन्स कैसे फॉर्म होता है, लाइकन्स इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी। ठीक है, जो आपका एल्गा और फंगस है, इनके बीच में एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म होती है, जो कि क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, वेन एवर देयर इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गा एंड अ फंगस, जब भी आपकी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है एल्गा और फंगस के बीच में, देन लाइकन्स विल फॉर्म। ठीक है, एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लाइकन्स बोलते हैं वो फॉर्म होते हैं। इस रिलेशनशिप में क्या होता है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। फंगस क्या कर रही है, वो जो है एल्गा को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है। एंड इन रिटर्न एल्गा क्या प्रिपेयर कर रही है, एल्गी हमने लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, जो आपका एल्गा क्या है, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, तो वो क्या है आपका ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। तो ऑब्वियसली जब फंगस उसको शेल्टर, वाटर, मिनरल सब प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, एल्गा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस कौन शो कर रहा है, एल्गा शो कर रहा है। एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। फंगस उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फंगस उसको शेल्टर दे रहा है, वाटर और मिनरल्स दे रहा है, और एल्गा ऑटोट्रॉफिक है, तो वो इन रिटर्न ऑब्वियसली फूड प्रिपेयर करने के बाद फंगस को क्या प्रोवाइड करा रहा है, फूड प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें किसी को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा, किसी को कोई लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, एल्गा जो है उसको जो है वाटर और मिनरल्स मिल रहे हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, और फंगस को इन रिटर्न फूड मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों को ही क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा एक भी नहीं है कि किसी को हार्म पहुँच रहा हो, जैसे आपने पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पढ़ा था। तो ऐसी रिलेशनशिप्स क्या कहलाती है, सिम्बायोटिक और म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब आपके ये अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जो 4 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे। ठीक है, जिसमें मतलब हेट्रोट्रॉफिक में जो आपके 4 सब डिवाइडेड अदर मोड्स थे, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, सिम्बायोटिक के बारे में, पैरासिटिक के बारे में, इंसेक्टिवोरस और सेप्रोट्रॉफिक के बारे में। ठीक है, ये आपके क्या थे, हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है,
अब ये जो आपका लास्ट टॉपिक है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब लास्ट वीडियोस में ये नाइट्रोजन वाला पोर्शन कराया था, तभी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे रिप्लेनिश होते हैं। आपको बताया गया था कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो मैन्योर होती हैं, ठीक है, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। तो उसके थ्रू उसको क्या किया जाता है, उसको सॉइल में ऐड करते हैं फार्मर्स जो होते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, सॉइल इनरिच हो जाए इनटू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ताकि सॉइल को भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। और सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, और रूट्स के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, प्लांट्स में, ठीक है, लीव्स ऑफ द प्लांट में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम ये वाला पोर्शन भी। यू हैव लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमें पता है प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स मिनरल और न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। देखिए, अगर आप समझें, जैसे सॉइल है, आपने एक फ्लावर पॉट ले लिया, ठीक है, जो आपके जैसे घर के बाहर भी आप लोग हो सकता है या अपने टेरेस पे भी फ्लावर पॉट्स वगैरह रखते होंगे, तो उसमें आपने कोई प्लांट ग्रो किया है, तो ऑब्वियसली प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा, वो जो सॉइल है उससे ही तो लेगा ना न्यूट्रिएंट्स। अब एक दिन तो ऐसा आएगा ना, व्हेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉइल विल गेट फिनिश्ड, जब वो की ख़त्म हो जाएंगे। अब क्या करेंगे उस केस में हम, ये तो यानी कि सॉइल चेंज कर देंगे बार बार। उस केस में व्हाट वी डू, वी ऐड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। हम क्या करते हैं ऐसे केस में, फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर को ऐड करते हैं ताकि सॉइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time, enrich the soil. We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. तो अगर हम टाइम टू टाइम ये न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि मैन्योर विच आर इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहें टाइम टू टाइम, तो क्या होगा, हमारी सॉइल जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगी, न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी, और हमारे प्लांट्स भी क्या होंगे, ग्रो करेंगे हेल्दीली, ठीक है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप्स होती हैं, ये तो हमने एक सिंगल फ्लावर पॉट की बात करी, ठीक है। जो क्रॉप्स होती हैं उसमें क्या होता है, ऑब्वियसली क्रॉप एक लार्ज स्केल पे ग्रो किए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। व्हेन यू ग्रो द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ऑन अ लार्ज स्केल, दैट इज़ नोन एज क्रॉप, उसी को तो क्रॉप कहते हैं ना। तो जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं तो वो उनको ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि नाइट्रोजन तो अवेलेबल है इन्वायरमेंट में। वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट गैस जो है हमारे इन्वायरमेंट में, दैट इज़ नाइट्रोजन, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज़ दैट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। प्लांट्स जो हैं वो उस फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन ओनली यूज़ द नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, ठीक है। They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. कुछ आपके बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया। ये किस में हेल्प करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? Nitrogen fixation means to convert the nitrogen, that means to convert the atmospheric nitrogen into a usable form. Usable form is what? The form which plants can take, ठीक है, वो फॉर्म जो कि प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, दैट इज़ द यूजेबल फॉर्म। अगर याद हो आपको तो मैंने आपको बताया भी था, दैट इज़ योर नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू अ यूजेबल फॉर्म, ओके। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में भी बताया था। लेग्यूमिनस प्लांट्स की एक फैमिली होती है, जैसे बीन्स हो गए, पीस वगैरह हो गए, ये सब लेग्यूम्स कहलाते हैं। तो जो इनकी रूट्स होती हैं ना, वो नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करती हैं। इनकी जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपकी म्यूचुअल रिलेशनशिप है। कैसे? राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है ऐसी फॉर्म में जिसे कि प्लांट्स ले सकें। ठीक है, और इन रिटर्न प्लांट्स उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ठीक है, इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसलिए इनकी भी जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।